हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट सीरीज में क्लास नंबर 6 में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर अपनी कमांड या पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक नंबर 2 पर अपनी सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पकड़ बनानी पड़ेगी। यदि यूपीएससी और पीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स तो ठीक है, मेंस में हम देखते हैं हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। टॉपिक नंबर 2 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक विभाजन, यानी हम इंडिया को फिजिकली डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसके एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में जो भी फिजिकली डिवाइड होता है वो 3 चीजें डिवाइड होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है पर्वत। पर्वत यानी जिसको आप इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पठार, जिसको इंग्लिश में हम प्लेटूज बोलते हैं। और तीसरे पर होता है मैदान। मैदान मतलब इंग्लिश में प्लेन। माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन। पर्वत, पठार और मैदान। ये जो हमारा भारत है इसमें 29.1% पर पर्वत हैं। हमारे भारत में 29.1% पर क्या है? माउंटेन है। उसके बाद याद रखना है 27.7 पर पठार हैं यानी प्लेटूज हैं, और बचे हुए 43.2% पर मैदानी क्षेत्र है यानी प्लेन एरिया है। ये पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है? देखिए, इस पर्वत में अंदर जाएं तो इसमें पर्वत कितना है और पहाड़ी कितनी है। पर्वत हमारा है 10.6% और पहाड़ी है 18.5%। यानी इस पूरे पर्वत में 29.1 में पर्वत अलग है और पहाड़ी अलग है। अब ये पर्वत होता क्या है? देखिए, पर्वत की क्या डेफिनेशन होती है, एक सेकंड में देखिए। ये बनाया मैंने पर्वत, ये पर्वत है। पर्वत का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ऊपर वाला पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं शिखर। शिखर यानी शीर्ष बिंदु। तो ये कैसा है? ये नुकीला है, यानी ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपर वाला पॉइंट नुकीला हो। और दूसरी बात, ये जो ढाल दिख रहा है आपको, ये ढाल दिख रहा है स्लोप, ये ढाल बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो जिसका शिखर कैसा हो? नुकीला हो। और ढाल कैसा हो? ढाल तीव्र हो, तीव्र हो ऐसे। और एवरेज 1000 मीटर से ऊपर हाइट हो। हाइट कितनी हो उसकी? 1000 मीटर। 1000 मीटर से ऊपर हाइट हो तो उसी को पर्वत बोलते हैं। मगर जब 1000 मीटर से कम हाइट वाले जो पर्वत होते हैं उन्हीं को हम पहाड़ी बोलते हैं यानी हिल्स बोलते हैं। 1000 मीटर से अबो ऊपर एवरेज पहाड़ कहलाता है, और एवरेज नीचे उसके जाएं 1000 से नीचे तो पहाड़ी कहलाता है। तो इसमें पर्वत कितने हैं बेटा? इसमें पर्वत है 10.6% पर्वत है और 18.5% क्या है? पहाड़ियां हैं। पर्वत और पहाड़ी दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है? 29.1। और दूसरा प्लेटूज है। प्लेटूज क्या होते हैं? देखिए, प्लेटूज बनाता हूं। प्लेटू मतलब पठार। पठार भी ऊंचे स्थान होते हैं, पठार भी ऊंचे होते हैं, मगर पर्वत जितने ऊंचे नहीं होते, उससे कम होते हैं। और ऊंचाई से ज्यादा यहाँ पर क्या महत्व है? ये पठार है। देखिए, पठार का ऊपर वाला भाग कैसा है? ये जो भाग है इसको आप बोलेंगे सर ये चपटा है। इसका ऊपर वाला भाग कैसा था? नुकीला। मगर पठार कैसा होगा? ऊपर से सपाट होगा। सपाट यानी चपटा। यही इसकी डेफिनेशन है बेटा, कि जिसका शिखर भाग कैसा हो? चपटा हो और वो भी ऊंचा हो। मगर ये जो पर्वत में ढाल है, ढाल स्लोप, ये बहुत ज्यादा होता है, पठार में कम होता है। तो लिख दे, जिसका ढाल कम हो, ढाल मंद हो, जिसका शिखर भाग चपटा हो और ढाल कम हो, उसे प्लेटूस कहा जाता है, पठार कहा जाता है। ये हो गई दोनों की डेफिनेशन। तो भारत में पर्वत कितने हैं? 29.1% और पठार कितने हैं? 27.7%। जैसे खाना खाने का कटोरा है तो कटोरे को उल्टा कर दो, उल्टे कटोरे की जो आकृति होती है वैसे ही पठार की आकृति होती है। और बचा हुआ प्लेन एरिया, प्लेन मतलब बिल्कुल समतल मैदान, इसको मैदान बोलते हैं। भारत में पर्वत भी है, भारत में पठार भी है और मैदान भी है। कहां पर क्या है देखते हैं। आपसे पूछेगा भारत को भौतिक रूप से कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? आप बोलेंगे 4 पार्ट में। मेंस में कई किताबों में 5 दिया रहता है, मगर आप 4 बोलेंगे। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 पे लिख रहा हूं। नंबर 1 पे जो है उसका नाम है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ये लिख दिया। इसका मतलब इंग्लिश में क्या हुआ? द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज कहाँ है? ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये जितना ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, उसके बाद ये रेड आ गया, ये भी इसमें ही है। और ये ऐसा गया और यहाँ तक आया, और यहाँ के आने के बाद ये ऐसा टर्न कर गया। देखिए, ये टर्न करके यहाँ तक आ गया। अब इसको यहाँ पर देखिए, ये जो आ रहा है ये ब्लैक ब्लैक है। ये यहाँ से आया, ऐसा गया ऊपर, ये ऊपर की तरफ गया और यहां से अचानक मुड़ गया और मुड़ के नीचे आ गया। यही है पूरी पर्वत श्रृंखला। इसी को हम बोल रहे हैं उत्तर का पर्वतमाला या उत्तर का पर्वत क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। दूसरा नाम देखिए, दूसरा नाम आता है, दूसरा डिवीजन है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, मतलब द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। लिख देते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मतलब बहुत बड़ा है, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये कहाँ है जरा देखिए ध्यान से। ये जो आपको पहला चित्र दिखाया ब्लू और रेड वाला, ये हिमालय पर्वत है। इसी को चाहे
हिमालय बोलिए, चाहे फिर उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र बोलिए, एक ही बात है। और इसके ठीक नीचे ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, देखिए यहां से जा रहा है ये पूरा, और देखिए यहां से घुस के यहां असम में भी जा चुका है, यहां तक है। ये पूरा है उत्तर भारत का मैदान। क्या है ये? उत्तर भारत का मैदान। नंबर 3 पे देखिए, नंबर 3 पे क्या है? देखिए ये जितना खाली एरिया दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे पेनिसुलर इंडिया। तो लिख देते हैं तीसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, देखिए प्रायद्वीप क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिए, ये ऐसी जमीन है, कोई जमीन है जिसमें इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, यानी ऐसा लैंड एरिया जिसके 3 तरफ पानी हो, जिसके 3 साइड पानी हो, उसी को भूगोल की भाषा में प्रायद्वीप कहते हैं, इंग्लिश में पेनिसुला कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे हाथ के नीचे वाला जो भारत है, हाथ के ऊपर नहीं देखना है, हाथ के नीचे जो भारत है उसके 3 तरफ पानी है। इधर भी पानी है, अरब सागर है, इधर भी पानी है हिंद महासागर का, और इधर भी पानी है बंगाल की खाड़ी। मतलब नीचे का जो दक्षिण भारत है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, और 3 तरफ पानी से घिरा होने के कारण जो नीचे का भारत है इसी को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिसुलर इंडिया, क्योंकि ये कितनी तरफ? 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये हो गया तीसरा, 3 पार्ट हो गए। फिर से देखिए, ऊपर मैंने बताया पर्वत है, पर्वत के बाद मैंने क्या बताया? मैदान है। आप ये देखिए किसके बाद क्या है? पहले आएगा पर्वत, फिर आएगा मैदान, फिर आएगा प्रायद्वीपीय भारत। अब आप पूछ रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत में अंदर क्या है? तो अंदर देखिए, इंट्रोडक्शन में इतना देखिए, आगे हमको बात करना है इस पर। ये बहुत सारे पठार हैं, चाहे इसमें मालवा का पठार हो, दक्कन का पठार हो, ऐसे कई सारे प्लेटूज हैं। मतलब इसके अंदर, इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बहुत सारे पठार हैं। और फिर ध्यान से सुनिए, अब ये सारे पठार को मिला लूं, ये पूरा एरिया की बात करूं, तो ये पूरा एरिया ही एक पठार की तरह दिखता है। पूरा एरिया एक पठार, क्या बोल रहा हूं? अंदर बहुत सारे पठार हैं और सब मिलकर जो स्ट्रक्चर बना है वो भी एक पठार की तरह है। इसलिए इसको कभी आप बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत और कभी आप बोलते हैं इसको प्रायद्वीपीय पठार, ऐसा भी बोल सकते हैं, पेनिसुलर प्लेटू चलेगा। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे आपका देखिए, कॉर्नर कॉर्नर पे जो ये लाइन चल रही है, ये देखिए इधर से यहाँ तक गई है, और इधर से चले तो यहाँ तक गई। ये क्या है बेटा? इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, ये समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं। और रही बात पर्वत, पठार और मैदान की, तो ये मैदान है, ध्यान देना, ये मैदान है। तो मैदान है समुद्र के किनारे, इसलिए चौथा नाम आएगा, उसका नाम होगा तटीय मैदान। तो लिख देते हैं तटीय मैदान। तटीय मतलब समुद्र के किनारे हैं, और मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है। तटीय मैदान ये रहा पश्चिम वाला मैदान, और ये रहा पूर्व वाला। इन सबको डिटेल में पढ़ना है आगे चलकर। प्लस इसी में लिख देंगे द्वीप समूह। ये द्वीप समूह मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब देखिए, ये भारत में पानी में पड़े हुए ये सब भारत है, ये पूरे भारत के कई सारे द्वीप हैं। इसका नाम है अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर भी है इस तरफ अरब सागर में, इसका नाम है लक्षद्वीप, और इसके अलावा भी कई सारे आइलैंड्स हैं। इन सभी को मिलाकर मैं क्या बोल रहा हूँ? द्वीप समूह, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये भारत के 4 डिवीजन मेंस में लिखने को आएगा, नॉर्मल भी याद रखेंगे। भारत को फिजिकली 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। नाम रहेगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये जा रहा है जिसको मैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोल रहा हूं, उसी को आप हिमालय के नाम से भी बोल सकते हैं। आज की क्लास में हमको यही हिमालय पढ़ना है और शुरू करना है। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। आप क्या बोलेंगे? पहले आता है पर्वत, पर्वत के बाद आता है मैदान। मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे आपके सामने ये खड़ा है, ये पूरा पर्वत है, और पर्वत के नीचे देखिए, ये हाथ मैंने एकदम प्लेन रख दिया, तो ये पर्वत है, और पर्वत के नीचे एक समतल मैदान है, बिल्कुल जैसे मैं हाथ से बना रहा हूं ऐसा ही है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमारे यहाँ पर्वत आता है, पर्वत के नीचे जो मैदान है, इस मैदान का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों ने किया है, सिंधु नदियों ने। तो आप इसको बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद तीसरा प्रायद्वीपीय भारत। इसमें क्या है? इसमें आप ऐसे बता सकते हैं, सर ऐसा है, ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ मतलब कई सारे पठार हैं, इसमें कई सारे प्लेटूज हैं। तो क्या सीखे? पहले पर्वत है, उसके बाद मैदान है, और उसके बाद पठार है, ठीक है। और ये कॉर्नर में क्या है? ये मैदान है, ये भी एक मैदान है जो समुद्र के किनारे है। तो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या फिर उत्तर का, शुरू करते हैं। पहला भौतिक प्रदेश है हिमालय, या फिर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी अब हम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिए, यहां से चल रहा है, और यहां से ऐसा मेरे हाथ से देखिए ब्लैक कलर है, और यहां से यहां तक तो आएगा, यहां आने के बाद टर्न करेगा, ये देखिए टर्न करने के बाद सीधा होगा और नीचे चला जाएगा। इसी का नाम हिमालय पर्वत श्रृंखला है, या फिर इसी को उत्तर का पर्वतीय। अब हिमालय के बारे में अब देखिए, हम यूपीएससी और पीएससी के लिए हिमालय पढ़ रहे हैं बेटा, तो 10 मिनट में तो हिमालय समाप्त नहीं होगा, आपको 2-3-4 क्लिप देखना पड़ेगी ताकि हिमालय की सारी बातें समझ में आए। हिमालय बना कैसे, हिमालय के कितने डिवीजन हैं, हिमालय का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, हिमालय में कौन कौन सी वैलीज है, घाटियां हैं, हिमालय में कौन कौन से पासेस हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में सिर्फ हम हिमालय का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में हम 5 बातें सिखाएंगे, आपको ध्यान से सीखना है, एकदम नॉर्मल बातें हैं, समझते हुए सीखना है। पहले हिमालय के बारे में आप क्या बोलेंगे? कहाँ है हिमालय, कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान दीजिए, मैं एक नदी बना रहा हूँ आपके लिए। ये नदी यहाँ से निकली,
थी और ये ऊपर गई, देखिए इस क्षेत्र में गई लद्दाख में, और यहाँ से पाकिस्तान होती हुई ये समुद्र में चली गई। बेटा ये सिंधु नदी है। फिर से देखिए एक नदी और बना रहा हूँ जो तिब्बत में इधर की दिशा में जा रही, पूर्व में जाते 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 अचानक ये मुड़ जाएगी, जैसे हिमालय मुड़ेगा, जैसे हिमालय भी यहाँ पर मुड़ गया है और ये नदी भी यहाँ पर मुड़ गई है, ये मुड़ गई और भारत में आ गई और उसके बाद यहाँ से होती हुई समुद्र में चली गई। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। दो नदियां आपने देख ली, ये सिंधु नदी जा रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए यहाँ से हिमालय शुरू हुआ है और यहाँ तक चल रहा है। हाथ से देखिए ये पूरा हिमालय है, जो मेरा हाथ चल रहा है ये पूरा हिमालय है। तो आप पहली लाइन में आपका इंट्रोडक्शन होगा कि सिंधु के मोड़ से लेकर, सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होकर कहां तक जाएगा? आप बोलेंगे सर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। कहां से कहां तक बताया मैंने? सिंधु के मोड़ से, पश्चिम में सिंधु के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, कुल मिलाकर यहां से यहां तक कुल मिलाकर 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत है। लिख देते हैं 2400 किलोमीटर लंबाई, लंबा 2400 किलोमीटर। कहां से कहां तक 2400 नाप रहे हैं? ध्यान दीजिए, यहां से चले हैं और यहां तक। कोई भी ये नहीं समझेगा कि मुड़ने के बाद जो नीचे आ गया सर ने इसको भी काउंट किया, नहीं। 2400 में कहां से कहां तक बता रहा हूं, यहां से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो आप क्या बोलेंगे? सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में हिमालय पर्वत स्थित है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है बेटा? ये लद्दाख है आपका केंद्र शासित प्रदेश, और ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं सिंधु के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक, या फिर लिख दें लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत। अब इसके बारे में ध्यान दीजिए, इसकी चौड़ाई पर भी बात करेंगे। देखिए ध्यान से, लंबा कितना बताना है? 2400 किलोमीटर लंबा। अब ध्यान दीजिए, चौड़ाई देखिए, यहां पर आपको इतनी चौड़ाई दिख रही बेटा, इसके बाद यहां पर कम हो गई, और जब यहां आएंगे सिक्किम में तो और कम हो जाएगी। आप मेरे हाथ से देखिए, मेरा हाथ मैंने ऐसा खोला है, ठीक है, पूरा खुला हुआ है। अब मैं हाथ को कम करते जाऊंगा, देखिए इसको मैं कम करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा। तो आप क्या सीखे? आप ये सीखे कि जब इस तरफ से इस तरफ आता हूं तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। चौड़ाई कैसी होती जाती है? कम। तो आपसे पूछेगा पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर, तो आप बोलेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर आता हूं तो चौड़ाई कम होती जाती है। और ध्यान से देखिए, जब मेरा हाथ ऐसा है, ठीक है, अब देखिए कम करूंगा, ये कम करते करते अब मेरा हाथ ऊंचा होता जा रहा है, ठीक है। तो आप दो बातें सीख सकते हैं कि इधर से इधर जब मैं आता हूं, यानी पश्चिम से पूर्व आता हूं, तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यानी आपसे मैं पूछूंगा कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे पॉइंट कहां हैं, तो आप ये बोलेंगे सर इसके पूर्वी साइड में ज्यादा ऊंचे पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट और ईस्ट वाला भाग, यहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां हैं, जबकि इस तरफ थोड़े कम है। तो क्या बोलूंगा? पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है मगर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और दूसरी बात, यहां पर जाएंगे कश्मीर में, तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 मीटर मिलती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इधर इसकी चौड़ाई कम मिलती है, 160 मीटर। तो लिख देते हैं पश्चिम से पूर्व में जाऊंगा तो क्या कम हो जाएगी? चौड़ाई कम होती जाएगी। वेस्ट टू ईस्ट जाऊंगा तो चौड़ाई कम होगी। एग्जाम्पल में लिख देंगे कि जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 मीटर तक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आते आते ये चौड़ाई कितनी बचती है? 160 मीटर। ये हो गई पहली लाइन जो मैंने आपको सिखाई। पहली लाइन क्या सिखाई? सिंधु के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक 2400 किलोमीटर लंबाई में हिमालय है। पश्चिम से पूर्व की ओर आता हूं तो हिमालय की चौड़ाई घटती जाती है। बस यही बात मैंने सिखाई है, और एरिया बताया लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। अब बात नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बात नंबर 2 ये है, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। जी हाँ, हिमालय पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी पूरी पृथ्वी पर यदि कोई सबसे ऊंचा पॉइंट है तो वो माउंट एवरेस्ट है। तो लिख देते हैं बात नंबर 2, इंट्रोडक्शन में बात नंबर 2, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसी के पास है। ये जो पूरी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट है। हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, और वही पृथ्वी का भी सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो लिख देते हैं 8848 मीटर। इसको सभी लोग याद कर लेंगे। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है ये, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। कहाँ है जरा इसको देखते हैं। देखिए नेपाल में ये जगह बनाई मैंने, ये बना दिया, ये रहा माउंट एवरेस्ट। मतलब माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब देखिए क्या क्या बताएंगे। माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में सागर माथा है, इसको नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। इसका एक नाम और है तिब्बती नाम, जिसको आप बोलते हैं चोमो लुंगमा। इसको तिब्बती भाषा में, ये लिख दिया, नेपाल में इसका नाम सागर माथा है, जबकि तिब्बती भाषा में इसे चोमो लुंगमा कहा जाता है। चोमो लुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। ये हो गई एक बात। दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु हिमालय
हिमालय का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाइट बताइए एक बार? 8848। बोलिए एक बार 8848। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में दूसरा कोई पॉइंट होगा जो माउंट एवरेस्ट से कम होगा? तो बिल्कुल है। और दुनिया का दूसरा ऊंचा जो पॉइंट है वो भी हमारे पास है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला में है। वो कहां है जरा देखिए। यहां पर मैंने ये जगह बनाई और यहां पर लिख दिया ब्लू कलर में, ये इसका नाम है बेटा K2। क्या नाम है? K2। पूरा नाम K2 गाडविन ऑस्टिन लिखते हैं। नंबर 2, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं, 2 पे लिख रहा हूं दुनिया का दूसरा ऊंचा पॉइंट, दुनिया का सेकंड, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट तो माउंट एवरेस्ट है और विश्व का दूसरा ऊंचा पॉइंट क्या नाम है? लिख देते हैं K2। K2 ऐसे लिखते हैं, K2 गाडविन ऑस्टिन। अब ध्यान देना, ये K2 गाडविन कहाँ है? ध्यान दीजिए, ये तो भारत में है। और भारत में ये कौन सा क्षेत्र है? ये लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लिख देते हैं भारत में है ये। तो भारत में है यानी भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट होगा, क्योंकि जब दुनिया का दूसरा ऊंचा पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट तो हमारे पास नहीं है, नेपाल के पास है। दुनिया का सेकंड पॉइंट हमारे पास है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? भारत का सबसे ऊंचा बिंदु, भारत का सबसे ऊंचा। ये बार बार पूछा जाता है, बताइए भारत का हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक इंडिया में क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन। हाइट भी याद रखेंगे 8611 मीटर। कितना मीटर? 8611, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसी को मानते हैं, K2 गाडविन। और ध्यान दीजिए, ये जो लद्दाख में जहां पर ये K2 है बेटा, वास्तव में देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है, देखिए ये जितना भी क्षेत्र ऊपर ऊपर का है, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1948 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कबीलाई आक्रमण किया था और कबीलाई आक्रमण के समय हमारा जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र हमारे हाथ से चला गया और आज हम इसको क्या बोलते हैं? POK। क्या बोलते हैं? POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो वाला कश्मीर जो पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया, मतलब अनाधिकृत रूप से छीना हुआ कश्मीर। मगर फिर भी आप ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी पर्वत चोटी नहीं है, क्योंकि हम तो इंडियन हैं। हम हर समय बोलेंगे कि ये क्षेत्र हमारा था, भले ही आज हमारा कब्जा नहीं है, हम नहीं जा सकते, आज नहीं तो कल हम ये क्षेत्र वापस ले लेंगे पाकिस्तान से। इसलिए आप बोलेंगे भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? K2 गाडविन। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत पर है। दुनिया का दूसरा ऊंचा पॉइंट K2, वो भी इसी उत्तर की पर्वतमाला पर है। अब बात करें दुनिया का तीसरा पॉइंट भी तो होगा, दुनिया का थर्ड हाईएस्ट पीक भी यहीं पर है और वो मुख्य रूप से भारत में है। उसको देख लीजिए, ये रहा सिक्किम, ये सिक्किम राज्य है और सिक्किम में जो पॉइंट लगाया है यहीं पर है कंचनजंगा, नाम है कंचनजंगा। तो ध्यान रखेंगे तीसरा क्या लिख रहे हैं? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो लिख देंगे सर सिक्किम में है। सिक्किम में 8598 मीटर। तीनों का एक बार देख लीजिए, 8848 मीटर, 8611 मीटर और 8598 मीटर। अब ये इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्या बोलेंगे, दुनिया का तो तीसरा है, दुनिया का तीसरा ऊंचा बिंदु है, मगर भारत का दूसरा ऊंचा बिंदु है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? K2 गाडविन। तो लिख देते हैं भारत का सेकंड हाईएस्ट पीक। सेकंड हाईएस्ट पीक क्या होता है? एग्जाम में कई बार K2 नहीं देते और एग्जाम में आपसे पूछते हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो आपको लगाना है K2 नहीं है तो आप कंचनजंगा लगाएंगे, और यदि दोनों आ जाएगा तो आप हमेशा K2 लगाएंगे। हमेशा इंडियन बने रहेंगे और बताते रहेंगे कि भले ही POK में है मगर K2 किसका है? K2 हमारा है। आगे चल के ट्रांस हिमालय पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, तो उसमें K2 के बारे में और सिस्टमेटिक बताऊंगा। अभी 3 बात याद हो गई। पहली बात तो 2 बातें सिखा दी। पहली बात सिखाया सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2400 किलोमीटर लंबा है, और दूसरी बात सिखाया दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट पहली चोटी, K2 दूसरी चोटी और कंचनजंगा तीसरी चोटी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, K2 भारत के POK में और कंचनजंगा भारत के सिक्किम में, और भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अब बात करते हैं तीसरी बात में आपको हिमालय की स्थिति देखना है। स्थिति मतलब हिमालय के आगे पीछे ऊपर नीचे कौन है। तो जरा देखिए, अब हिमालय को जरा ध्यान से देखिए आप, और ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? देखिए इसको मैं पेन चला के दिखाता हूं। देखिए मेरा पेन कैसे चल रहा है, ऐसे चल के इधर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। जरा इसको मैं इधर बना दूं तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो ये क्या है? आप बोलेंगे अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, तो आप लिख देंगे हिमालय का आकार कैसा है। तो मैं तीसरी बात लिख रहा हूं, हिमालय अर्धवृत्त की तरह है, आधे वृत्त की तरह है। ठीक है, देखिए ये उस तरफ कौन है? ये जो हिमालय है, ध्यान से देखिए, ये मैंने हिमालय बनाया। मैं पूछूंगा हिमालय के पीछे ये जो सर ने हाथ रखा, यहाँ क्या है? बेटा यहाँ तिब्बत है। देखिए इधर ये जो हिमालय मेरा हाथ रखा है, मेरे हाथ के ठीक पीछे ये जो हाथ रखा है ये क्या है? ये तिब्बत है, चीन का दक्षिणी इलाका। और हिमालय के नीचे कौन है? तो नीचे तो आपने इधर से चित्र से देखिए, नीचे तो मैदान है, गंगा वाला मैदान। तो क्या लिखूंगा कि ये अर्धवृत्त की तरह है। लिख दिया अर्धवृत्त की तरह है, जिसके इधर जा रहा हूं, उधर मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या है? आप बोलेंगे सर इसके उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का। इसके नीचे क्या है? तो आप बोलेंगे सर हमारा मैदान है, गंगा वाला मैदान, मतलब इस तरफ, इसके उस तरफ
उत्तर में तिब्बत है और इसके दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान है। अब ध्यान देना, ये जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो आपको याद रखना है भारत की तरफ कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा, ये इधर उठा हुआ है ना, उठे हुए को बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो आप बोलेंगे भारत की तरफ ये कॉन्वेक्स है, भारत की तरफ ये कॉन्वेक्स है, और तिब्बत की तरफ कॉनकेव है। कॉनकेव किस तरफ है? तिब्बत की तरफ, याद रखेंगे। अब चौथी बात देखते हैं। चौथी बात में क्या देखना है? सिंपल सी बात, ये जो हिमालय पूरा भारत में फैला हुआ है, ये पूरी कितनी जमीन पर फैला है, इसने जमीन कितनी यूज की है, तो आपको बोलना है 5 लाख किलोमीटर। इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि सबका देखना पड़ेगा। 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में हमारा हिमालय फैला हुआ है। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये पूरा बॉक्स जो मेरा चल रहा है, ये तो नेपाल है, मतलब नेपाल पूरी तरह हिमालय पर ही बैठा है, बिल्कुल ठीक है। इधर देखिए, ये भूटान है, जो मेरा हाथ चल रहा है गोला, ये भूटान भी पूरी तरह हिमालय पर बैठा है। ये दोनों ऐसे देश हैं जो पूरी तरह हिमालय के ऊपर बैठे हैं, इसीलिए नेपाल और भूटान को हिमालयन कंट्री यानी हिमालयन राज्य भी कहते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि हमको लगता है नेपाल तो पूरा हिमालय पर है, तो नेपाल के पास हिमालय का ज्यादा पार्ट होगा, मगर ऐसा नहीं है। आपसे पूछेगा कि नेपाल के पास भी हिमालय है ना, भूटान के पास भी हिमालय है, भारत के पास देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हमारे पास भी हिमालय, अरुणाचल, तो किसके पास ज्यादा हिमालय है? हमारे पास ही है, भारत नंबर 1 पर है। तो ध्यान रखेंगे 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में हिमालय भारत में फैला हुआ है, और भारत के पास ही, भारत ही फर्स्ट नंबर पर है। हिमालय का बड़ा क्षेत्र किसके पास है? इंडिया के पास है, नेपाल नहीं बताना है। ये हो गई चौथी बात। और पांचवी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, वो ये है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। देखिए दुनिया में कई प्रकार के पर्वत होते हैं, जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ब्लैक माउंटेन होता है, उसके अलावा अवशिष्ट पर्वत होता है, इसी में का एक पर्वत होता है जिसका नाम है फोल्डेड माउंटेन। लिख देते हैं पहले, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड का हिंदी में क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं मोड़दार पर्वत। मोड़दार, दो नाम मिलेंगे हिंदी वालों को, मोड़दार और वलित। लिख देते हैं मोड़दार, मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं और वलित भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस होता है और वलन पड़ता है, वलन मतलब मोड़, तो वलन के कारण बने हैं, इसलिए वलित पर्वत है। आगे चल के सीखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में, अभी इतना काफी है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, ये फोल्डेड माउंटेन है, और फोल्डेड भी दो तरह के होते हैं। जो पर्वत अभी बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वो न्यू फोल्डेड है, और जो बन चुके हैं वो ओल्ड फोल्डेड है। तो लिख देते हैं ये दो होते हैं। नए वाले को बोल रहे हैं सर न्यू फोल्डेड, पुराने वाले को सर बोल रहे हैं ओल्ड फोल्डेड। हिंदी वाले नवीन वलित और प्राचीन वलित। एक बात ध्यान देंगे, सीखने वाली बात है, कोई भी पर्वत कैसे बनता है, जैसे जमीन है, नीचे से इसको धक्का लगेगा, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगा, देखिए ये धक्का लगा, ये धक्का लगा, तो ये उठता जाएगा, ये उठता जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे जब कोई पर्वत बनता है तो वो ऊपर की तरफ उठता जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब जब तक वो बनेगा, जब तक वो ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है। और इसी को भूगोल में बोलते हैं कि पर्वत अभी जवान है। जैसे आप और हम यंग है, जवान है, वैसे पर्वत जवान कब तक रहेगा? जब तक वो उठता जाएगा, यानी जब तक वो बन रहा है तब तक वो जवान है। ठीक है, चलिए बन गया और बन के इतना ऊंचा हो गया, इसके बाद जब बुढ़ापा आएगा ना, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो घिसेगा, घिस के जो उसके चूर्ण है उसको हवा उड़ा कर ले जाएगी। तो पॉइंट देखिए ऐसे, देखिए पर्वत जब बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये बना पर्वत, और इसके बाद थोड़े समय बाद फिर ये और ऊंचा हो जाएगा, थोड़े समय बाद और ऊंचा हो जाएगा। मगर जब बन गया, पूरी तरह से बन गया, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये घिसेगा, ये घिसेगा और हवा इसको उड़ा कर ले जाएगी, तो ये छोटा हो जाएगा। ये देखिए और छोटा और छोटा, मतलब ये कि दुनिया के जितने पुराने पर्वत हैं जो बन गए, मतलब आप बोलेंगे बुढ़े पर्वत, जिनको बुढ़ापा आ गया है, उनकी हाइट कम मिलेगी, या फिर घुमा के बोलते हैं दुनिया में जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो सब कैसे होते होंगे? वो नवीन होते होंगे, वो नए होते होंगे। या फिर ऐसा बोले, दुनिया में जितने भी नए पर्वत हैं वो सब ऊंचे हैं। जैसे हमारा जो हिमालय है, आपसे पूछेगा कौन सा है, तो आप बोलेंगे न्यू फोल्डेड माउंटेन है। मतलब ये कि हिमालय अभी बन ही रहा है, अभी बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। और ध्यान से देखिए, हिमालय अभी बन रहा है, केवल यही नहीं है, अमेरिका में एक रॉकी पर्वत है, वो भी न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज पर्वत है, एंडीज जो सबसे लंबा पर्वत है, वो भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है। और इस बार एमपीपीएससी 2021 में यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से न्यू फोल्डेड को छाटिए, हिमालय भी न्यू फोल्डेड, रॉकी भी, एंडीज भी। तो देखिए आगे, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, न्यू फोल्डेड है मतलब हिमालय भी अपनी ऊंचाई बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है। जो हमने अभी पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है, कई सालों में कुछ सेंटीमीटर ये ऊपर हो जाता है। तो अभी तो आपको इतना ही याद रखना है 8848, मगर ये भी याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ रही है, क्योंकि हिमालय अभी जवान है, अभी नया पर्वत है जो अभी बन
बन ही रहा है। अब दूसरी बात सीखेंगे, ध्यान देना मेरी बात पे। ये भूकंप आते हैं और भूकंप कहां आते हैं इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मगर इसकी संभावनाएं बताई जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज बताई जा सकती है। और जब भूकंप की हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि कहां कहां भूकंप आते हैं, तो उसमें एक पॉइंट हमको पढ़ने को मिलता है, वो ये कि दुनिया में जहां जहां न्यू फोल्डेड माउंटेन होंगे, फिर से सुनिए, दुनिया में जहां जहां न्यू फोल्डेड माउंटेन होंगे वहां वहां भूकंप आते ही आते हैं। तो क्या याद रखना है, सबसे पहला तो न्यू फोल्डेड माउंटेन, पहला तो क्वेश्चन आएगा हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो आपको ऑप्शन देगा ब्लैक माउंटेन है, न्यू फोल्डेड है, ओल्ड फोल्डेड है, 4-5 दे दे, 4 ऑप्शन देगा, तो आप बोलेंगे न्यू फोल्डेड माउंटेन है। और हिमालय के कारण ही भारत में भूकंप आते हैं। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में जहां जहां न्यू फोल्डेड होते हैं वहां वहां भूकंप की संभावना बनती है। अब भूकंप की दृष्टि से देखें तो ध्यान से देखिए, ये हिमालय पर्वत है, अब ये बन रहा है, देखिए ये पर्वत है और ये उसके नीचे क्या मैदान है, गंगा का मैदान, तो ये बनेगा तो ये हिलेगा, जब ये हिलेगा तो नीचे मैदान को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। तो हिमालय की वजह से भूकंप कौन झेलेगा, भूकंप ये नीचे वाले मैदान में आएंगे, ठीक है ना। तो उत्तर भारत का जो मैदान है, ये जो मैदान बोल रहे हैं आप इसको, उत्तर भारत का मैदान भूकंप की दृष्टि से डेंजर जोन में माना जाता है, यहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं। देखिए भूकंप का एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, मगर अभी इतना ध्यान रखें कि भूकंप में जहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं उसको जोन नंबर 5 बोलते हैं, उससे थोड़ा कम आते हैं जोन नंबर 4, और कम जोन नंबर 3, और कम जोन नंबर 2। एक नाम का कुछ भी जोन नहीं होता, 4 ही जोन होते हैं, 5, 4, 3 और 2, ठीक है। तो भूकंप के जोन नंबर 5 जो है, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वो कहां मिलेंगे बेटा, तो देखो आप बोल सकते हो सर यहां पर हिमालय खत्म हो रहा है और नीचे क्या आ गया, मैदान। तो देखो मैदान के ऊपरी हिस्से में, देखना ध्यान से क्या बना रहा हूं, मैदान के ऊपरी हिस्से में ज्यादा भूकंप आएंगे क्योंकि जोन नंबर 5 वहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल हिमालय के बिल्कुल नीचे है, ये हिमालय और ये मेरा हाथ एकदम किनारे पे। तो उत्तरी भारत के मैदान में ऊपरी भाग में ज्यादा भूकंप आते हैं, ये भारत में हो गया भूकंप का कारण। अब इसको और सुन लीजिए एक मिनट, देखिए ये जो मेरा हाथ है इसके नीचे इसका नाम क्या दिया मैंने, इसका नाम तो सर ने दिया प्रायद्वीपीय भारत, इसी को सर बोल रहे हैं पेनिसुलर इंडिया। ये जो पेनिसुलर इंडिया बेटा, ये आधी जमीन इंडिया की बहुत पहले बन चुकी थी, ये वाला इंडिया बहुत पहले बन चुका था, और ऊपर वाला मेरे हाथ के ऊपर वाला इंडिया अभी बन रहा है। मतलब आप बोलेंगे आधा इंडिया अभी बन रहा है और आधा बन चुका है। बन रहा है मतलब वहां की जमीन बन रही है, ऊपर की जमीन अभी बन रही है, नीचे की बन गई। देखिए बहुत समय पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड थी, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हम आगे बात करेंगे, अगली क्लास में हिमालय की उत्पत्ति बताएंगे तो उसमें गोंडवाना लैंड से शुरू करेंगे, मगर फिर भी ये गोंडवाना लैंड है। और दुनिया में जो गोंडवाना लैंड है ना, वो बहुत पुरानी भूमि है, मतलब बहुत पहले गोंडवाना लैंड बनी और बनकर कंप्लीट हो गई। मतलब गोंडवाना लैंड अब बन नहीं रही तो अब किसी प्रकार का वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना, किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। तो मतलब भूकंप की दृष्टि से ये क्षेत्र शांत है यानी थोड़ा सुरक्षित है। तो भूकंप पे कभी आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर भारत के मैदान में ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि यहां पर हिमालय है और हिमालय इसके उत्तर में है, और हिमालय एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है जो यहां भूकंप का कारण बनता है और भूकंप के डेंजर जोन बनाता है। मगर जो दक्षिण का भारत है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और गोंडवाना लैंड तो बहुत पहले बनकर कंप्लीट हो गई, अब वहां किसी प्रकार के इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होता, आंतरिक हलचल नहीं होता, इसीलिए दक्षिण का भारत भूकंप से सुरक्षित माना जाता है, जबकि उत्तर वाला भारत भूकंप के डेंजर जोन में आता है। तो ये हो गई बात नंबर 5। बात नंबर 5 में क्या सीखे, एक लाइन, हिमालय कौन सा माउंटेन है, आप बोलेंगे न्यू फोल्डेड माउंटेन है, उससे क्या चीज जोड़ लेंगे, भूकंप जोड़ लेंगे, बस इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट रखेंगे। ये हो गई 5 बात। 1 मिनट में बताते हैं हमने पांचों बात क्या क्या बताई। पहली बात बताई, सिंधु के मोड़ से शुरू होगा ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक, यहां से लेकर यहां तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2400 किलोमीटर लंबा है। पश्चिम में इधर देखूं तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इधर आते आते चौड़ाई कम हो जाती है, ये पहली बात। दूसरी बात, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और तीसरा कंचनजंगा, तीनों इसी पर है। तीसरी बात ये अर्धवृत्त है, भारत की तरफ ये कॉन्वेक्स है और तिब्बत की तरफ ये कॉन्केव है। चौथी बात, ये 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, कितने, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और पांचवी बात, भारत में ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है और इसी कारण भूकंप लाता है। ये मैंने हिमालय का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, पढ़ाएंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, अगली क्लास में बताएंगे हिमालय के 4 पार्ट, ट्रांस, महान, शिवालिक और लघु और शिवालिक। इसके बाद हिमालय के प्रादेशिक डिवीजन भी करेंगे और इसके बाद हिमालय के दर्रे और कई सारी जो घाटियां बन गई हैं उन घाटियों की बात करेंगे। मतलब हिमालय में छोटी छोटी 4-5 क्लिप सुनना पड़ेगी, तभी हम यूपीएससी और पीएससी लेवल तक का पूरा फिजिकल जियोग्राफी समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।